हेलो। हाय फ्रेंड्स, आपका एएमआर लाइव क्लास या आईटी चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। इसमें हम देख रहे थे फ्रेंड्स 2000 प्लस एमसीक्यू जो सीरीज चल रखी है फ्रेंड्स, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने सीआईटीएस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और आप सीआईटीएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके लिए ये जो एमसीक्यू है ये आपके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आप आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स और सीआईटीएस करने वाले स्टूडेंट्स अपने एएमआर लाइव क्लास आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय अग्नि के लिए उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना होता है कि जब हम कोई भी विद्युत से संबंधित कोई भी आग लगी हुई होती है, तो उसमें हम कौन कौन से में इक्विपमेंट या कौन कौन से मतलब क्या क्या हम उसको आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 शुष्क रसायन पाउडर। हम जब कोई भी विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम शुष्क रसायन पाउडर का यूज करते हैं। हम जल का उपयोग कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स? जल का उपयोग हम लकड़ी कागज आदि में लगी हुई आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स? ये आपको मैं सभी ऑप्शंस का ध्यान में रखना होता है। ओके फ्रेंड्स, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र आपके जैसे लिक्विड हो गया, पेट्रोल, डिटर्जेंट, केरोसिन, इनमें लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस जो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो शुष्क रसायन पाउडर का उपयोग हम निम्नलिखित में से में अग्निशामक में विद्युतीय अग्नि को बुझाने के लिए हम शुष्क रसायन पाउडर का उपयोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको कहना मतलब क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? हमें सभी लिखित प्रक्रियाओं क्या करना चाहिए? हमें पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। बहुत तेजी से काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी वर्क करते हो, अगर उसको आप जल्दबाजी में काम करोगे तो आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना होती है। गीले बूट पहनना। जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं? मैं जूते पहनते हैं। अगर वो क्या रहेंगे, अगर गीले रहेंगे तो आपके करंट का झटका लग सकता है। तो विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय हमें निम्नलिखित में से क्या मतलब सभी लिखित प्रक्रियाओं क्या करना चाहिए? हमें पालन करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और काम पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर उसको हम जल्दबाजी में काम करने के बारे में सोचेंगे तो अपने साथ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आसानी से विद्युत डैश बहती है। आसानी से विद्युत किसमें बहती है फ्रेंड्स? आसानी से विद्युत का प्रवाह किसमें होता है? आपको ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कंडक्टर या चालक। आसानी से विद्युत चालक तार में बहती है। अब इंसुलेटर क्या करता है फ्रेंड्स? इंसुलेटर के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक कुचालक मेटेरियल पदार्थ होता है। अधातु के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? हाई होने के कारण उसमें फ्रेंड्स उसमें धारा का मान क्या होता है? कम होता है। ओके, तो आसानी से विद्युत किसमें प्रवाहित होगी? अपने चालक तार में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम लागू होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। फैराडे का इलेक्ट्रिक नियम इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम लागू होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसमें पढ़ते हैं फ्रेंड्स? बैटरी, सेल इत्यादि में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे के नियम ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इनसे रिलेटेड जानकारी रखें। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन डैश पर मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना होता है कि एक लेड एसिड जो बैटरी या जो सेल होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो किस पर मुक्त होता है? वो ऋणात्मक प्लेट पर मुक्त होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन ऋणात्मक प्लेट पर मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ होता है? मैं ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, लेड पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? मतलब विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मटेरियल ऑफ ए लेड एसिड सेल? तो आंसर क्या रहेगा? लेड पेरोक्साइड होगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। एचडब्ल्यूसी का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। एचडब्ल्यूसी आप क्या नापते हो फ्रेंड्स? आप कोई भी वायर होता है, मैं कॉपर का वायर होगा तो उसके अंदर आप उसका क्या नापते हो? व्यास नापते हो। एचडब्ल्यू स्टैंडर्ड वायर गेज, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, और इसकी जो रेंज होती है 0 से 36 एचडब्ल्यूजी लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, जो आपके इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या रहेगा, 0 से 36 HWG का वायर गेज का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। और ये फ्रेंड्स जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये आपके ITS से रिलेटेड, CITS से रिलेटेड, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, ऐसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अर्थिंग को अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है फ्रेंड्स? में हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस बी रिड्यूस? कहने का मतलब फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना होता है कि मैं अर्थिंग प्रतिरोध, हम अर्थिंग करते क्यों है फ्रेंड्स? अर्थिंग करने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम जो भी कोई लीकेज करंट होगी, लीकेज करंट को हम अर्थिंग के माध्यम से उसको प्रवाहित करवा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम किसी भी मशीन पे अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं और वो अगर अर्थिंग नहीं है, तो हमें विद्युत को झटका लगने की संभावना होती है, हमें विद्युत को झटका लग सकता है। अगर हम शूज पहन रखे होते हैं तब तक हम अपने कोई में झटका नहीं लगता है, और जैसे हम बिना शूज के या हम ऐसे दीवार पे एक हाथ टच करके और हम मशीन को टच करते हैं, तो उससे अपने विद्युत झटका लगता है। तो फ्रेंड्स इसी में वजह से हम क्या करते हैं, मशीनों, जो बड़ी मशीनें होती हैं उनको अर्थिंग करते हैं, और अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है उसको हम कम करने के लिए उसमें पानी डालते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, जब आप मिट्टी के अंदर में क्या मतलब जो मिट्टी होती है में शुष्क, जितनी में सूखी मिट्टी रहेगी वहां पे रेजिस्टेंस का मान हाई होगा, और रेजिस्टेंस का मान हाई होगा तो फ्रेंड्स वहां पे करंट ड्रॉप कम होगी। ओके फ्रेंड्स, हम लोग करंट नहीं बहेगी। आपको पता है कि जहां पे रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है वहां पे करंट का मान बहुत कम होता है। मैं आर आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। क्या मतलब वो विलोमानुपाती का संबंध दर्शाता है। जहां पे रेजिस्टेंस का मान हाई होगा वहां पे करंट का मान क्या रहेगा फ्रेंड्स, लो होता है। ये आपको सब कुछ पता है। अब मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि प्रतिरोध, जो अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे पानी डाल दें। क्या मतलब फ्रेंड्स, जब पानी डालते हैं तो जो अर्थ कर रहे होते हैं, जिस स्थान पे हमने अर्थिंग कर रखी है, और वहां पे जब हम पानी डालते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो आसपास की जो जगह होती है वो क्या होती है, नमी युक्त हो जाती है। क्या मतलब वो गीली हो जाती है मिट्टी। अब गीली होने पे आपको पता है कि मैं चालक के मतलब अगर हम पानी के अंदर हम धारा को प्रवाहित करवाते हैं तो अपने क्या होता है, करंट का झटका लगता है। तो वहां पे क्या कर रहा है, जो पानी और जो गीली मिट्टी क्या काम कर रही है, वहां पे एक चालक का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, मैं सूखी मिट्टी को हमने क्या किया, गीली मिट्टी में बदला। तो जैसे हमने सूखी मिट्टी के अंदर रेजिस्टेंस का मान हाई था, और जैसे ही हमने वहां पे पानी डाला तो वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस का मान लो हो गया। जैसे रेजिस्टेंस का मान लो होता है तो फ्रेंड्स वहां पे बहने वाली धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो जब अपने में लीकेज करंट होगी तो वो आसानी से उस अपने अर्थिंग में प्रवाहित होती है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डेल्टा संयोजित परिपथ में डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध जब एक प्रतिरोध खुला होता है तो शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स आपको डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध क्या होता है, खुला होता है, तो शक्ति क्या होगी? फ्रेंड्स आपको ये पूछा गया है, तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, मूल से 1/√3 बार कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो इनपुट की गई जो पावर है, और जब उसमें से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डेल्टा कनेक्शन में से अगर एक अलग हो जाता है तो 1/√3 भाग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं इनपुट की गई पावर का 1/√3 भाग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये पूछा गया था, डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध तक खुला होता है तो शक्ति क्या होगी? इनपुट की गई पावर और अपॉन आउटपुट में जो पावर मिलेगी वो 1/√3 गुना क्या मिलेगी, अपने को कम मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तीन फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से क्या होता है, संतुलित होता है, तो न्यूट्रल में धारा बहती है या नहीं बहती, आपको ये पूछा गया है। तो फ्रेंड जब आपको पता है कि मैं 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से क्या होता है, संतुलित होता है, तो न्यूट्रल में धारा क्या होती है फ्रेंड्स, जीरो होती है। न्यूट्रल में धारा प्रवाहित नहीं होती। आपने ये देखा होगा फ्रेंड्स, जब स्टार कनेक्शन हम जब कर रहे होते हैं तो स्टार में अगर वो क्या तो बैलेंस कंडीशन में होता है, जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो फ्रेंड्स न्यूट्रल पॉइंट में धारा नहीं बहती। और जब आपको पता है कि अनबैलेंस कंडीशन में, कि हम जब एक मान लीजिए जैसे 100 वाट का है और एक 80 वाट का लैंप है और एक 60 वाट का लैंप है। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, असंतुलित लोड होगा। अब असंतुलित लोड होने की वजह से क्या होगा, वहां पे न्यूट्रल में धारा बहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से
क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स आपको पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी गई, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अपने पीवीसी वायर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उस वायर की जो रेंज होती है या जो भी हम उसको यूज करते हैं तो हम एक पीवीसी वायर ही हम यूज करते हैं। अब पीवीसी वायर यूज करने का पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स? जो पीवीसी वायर होता है ये अपना एक पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से हम जानते हैं और ये अपने को एक सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है। जो अपने मकानों में अपने वायरिंग करते हुए आपने देखा होगा हम हर जगह पीवीसी वायर का ही उपयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला वायर कौन सा रहेगा? अपने मकानों के लिए जो घरेलू वायरिंग के लिए उपयोग कौन सा करते हैं? पीवीसी वायर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जब तापमान बढ़ता है या करता है उसमें क्या मतलब ये तापमान को सहन कर लेता है और ये क्या करता है फ्रेंड्स इसका क्या मतलब जो कुछ अलग में जो इंसुलेटर होता है वो भी अच्छा होता है। पीवीसी जो इंसुलेटर के रूप में हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, जो चालक तारों पे क्या चढ़ाया जाता है इसमें ये इंसुलेशन चढ़ाया जाता है पीवीसी। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिद्धांत डैश में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना होता है द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन जनरेटर। आंसर क्या रहेगा? जनरेटर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। गतिशील रूप से प्रेरित, गतिशील रूप से प्रेरित का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव, जो में घूमता हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिद्धांत क्या होता है? जनरेटर में उपयोग किया जाता है। अब आपको पता है फ्रेंड्स जब हम जनरेटर को क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और जो मैकेनिकल एनर्जी देने पे वो क्या करता है? मैं जो मैग्नेट जो फील्ड पोल होता है जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किस पे की हुई होती है? अपने आर्मेचर पे हम फील्ड वाइंडिंग करके रखते हैं। ओके, और जो परमानेंटली मैग्नेट कहाँ पे होते हैं? जो हम उस पे मतलब एक में एन एस मान लेते हैं फ्रेंड्स और उनके मध्य में हम कोई चालक तार घुमा रहे होते हैं। तो वो एक गतिशील रूप से प्रेरित जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सिद्धांत होता है वो किस में उपयोग करते हैं? हम जनरेटर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जनरेटर। जनरेटर इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? जनरेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल, एक जो डीसी जनरेटर होगा उसमें जो फील्ड कॉइल आमतौर पर में किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना होता है कि इस इनसे रिलेटेड ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके सीआईटीएस या आईटीआई एग्जामों में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तांबा। तांबा और एल्यूमिनियम, जो फ्रेंड्स हम क्या मतलब जो तांबा होता है और एल्यूमिनियम होता है। अब एल्यूमिनियम में क्या होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? हाई होता है और तांबे में क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? लो होता है फ्रेंड्स। ओके, क्या मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है। अब जहां पे रेजिस्टेंस का मान कम होगा वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स? में लॉसेस कम होगी। ओके फ्रेंड्स, अब एल्यूमिनियम का जो वायर होता है उसमें लॉसेस ज्यादा होता है। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है। और फ्रेंड्स इनका जो मतलब एक डीसी जनरेटर के अंदर जो हम फील्ड कॉइल होते हैं वो उसको हम तांबे की बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आमतौर पर किसका बना होता है? वो तांबे की कॉइल्स का उपयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। समानांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या रहेगा? मैं शंट जनरेटर। जो समानांतर का मतलब पैरेलल कंडीशन में हम जब उनको कनेक्टेड करते हैं तो हमें क्या होता है? इनपुट और आउटपुट में जो पावर मिलती है क्या इनपुट में हम जब क्या करें? शंट जनरेटर, अब शंट जनरेटर को हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल में जब लगा रहे होते हैं तो हमें पता है कि शंट जनरेटर क्या करता है? हमें एक कांस्टेंट डीसी करंट प्रोवाइड करवाता है। क्या मतलब हम जब उसको क्या मतलब एक निर्धारित गति पर हम जब घुमा रहे होते हैं तो वोल्टेज का मान क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। हमें जो चाहिए होता है वो वोल्टेज हम उससे ले लेते हैं। तो हम उनको क्या करवा रहे हैं? मैं उनको क्या कर रहे हैं? हम कनेक्ट कर रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जनरेटर में शंट जनरेटर होता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति क्या हो जाती है? थोड़ी घट जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। जब डीसी शंट मोटर पर क्या किया जाता है? मैं जब थोड़ा बहुत में लोड बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आपको जब पता है कि मैं डीसी शंट मोटर क्या होती है, मैं स्थिर लोड के लिए और स्थिर घूर्णन गति के लिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो अब जब आपको पता चला कि मैं जो डीसी शंट मोटर पर जो लोड हम उस पर थोड़ा बहुत भी अगर बढ़ा देते हैं तो उसकी गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, जो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है? वो घट जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? अब
अब आपको पता है फ्रेंड्स, जो अब हम रेलवे इंजन में जब हम मोटर कोई भी यूज कर रहे होते हैं तो उस मोटर को किस नाम से जाना जाता है, हम डीसी सीरीज मोटर के नाम से जानते हैं। तो अपना आंसर क्या रहेगा, डीसी श्रेणी मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और जो हाई टॉर्क के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, डीसी श्रेणी मोटर को ही यूज करते हैं। अब हाई टॉर्क का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं कि अपने जो रेलवे के अंदर जो इंजन होता है, अब इंजन में क्या लगी हुई रहती है, डीसी श्रेणी मोटर लगी होती है। जहां पे में टॉर्क का मान अधिक होगा, जहां पे टॉर्क का मान क्या होता है, अधिक होगा, वहां पे डीसी श्रेणी मोटर का ही यूज करते हैं। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं छोटी छोटी बातें और भी ध्यान में रखनी होती है। जो डीसी श्रेणी सीरीज मोटर होती है, अगर हम इसको बिना लोड के चलाएंगे तो इसकी गुणन गति का मान क्या होता है, बहुत उच्च होता है, तो मोटर क्या हो जाती है, जल सकती है। ओके फ्रेंड्स, अब जहां पे टॉर्क का मान क्या होता है फ्रेंड्स, हाई होता है, वहां पे गुणन गति क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती है। ये आपको ये संबंध याद रखने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को अभी समझा ही रहा था कि जब हम लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। डीसी में कौन सी चलेगी, सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर का ही ये एक जो ये एक क्या मतलब हानि होती है फ्रेंड्स, जब ये इस पर क्या क्या दिया जाता है, हम जब इसको लोड हटा दिया जाता है, क्या मतलब जब हम इसको क्या कर रहे हैं, तो बिना लोड के हम जब इसको चलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब बिना लोड के चला रहे होते हो तो इसके अंदर जो डीसी सीरीज मोटर की गति क्या हो जाती है, अत्यधिक भयानक रूप से उसकी गति बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एचपीएमवी लैंप का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में एचपीएमवी लैंप का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है, और इसका आंसर क्या रहेगा, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है। मैं उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र के फ्रेंड्स, अब जब आपको पता है मैं एक्सी बराबर क्या था, 1/2.2 एफसी होता है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी को मान में जब हम फ्रीक्वेंसी के मान को क्या कर रहे होते हैं, जब बढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे एक्सी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान जैसे जैसे कम होगा फ्रेंड्स, तो वहां पे धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है मैं उच्च आवृत्तियों के लिए जो संधारित्र होता है किस रूप में काम करता है। जब आपको पता है कि मैं एक्सी का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, वो लघु परिपथ के रूप में काम करता है। कि मतलब शॉर्ट सर्किट के मतलब एक सीधा रास्ता, जहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल ही लो होता है, वो एक शॉर्ट सर्किट रास्ता होता है। जैसे आपने देखा है कि मतलब हम कोई भी सर्किट बनाते हैं, उसको जब हम एक सीधे वायर के से हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक शॉर्ट सर्किट की भांति काम करता है। ओके फ्रेंड्स, जहाँ पे करंट का मान क्या होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होगा। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना होता है, मैं निम्न में से मैं किसका शक्ति गुणांक क्या होता है, निम्न होता है। मैं पूर्ण इंडक्टिव तो शुद्ध प्रेरक का शक्ति गुणांक क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। स्टेप डाउन एंड स्टेप अप के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर यह वर्क करता है। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस पे कार्य करता है, ये स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, मैं एक जो सिंगल वाइंडिंग हम यूज करते हैं और उसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन के रूप में उसको यूज करते हैं। जब हम उसकी पूरी वाइंडिंग को अगर जब इनपुट की गई सप्लाई और आधी वाइंडिंग पे से हम जब आउटपुट ले रहे होते हैं, तो वो क्या रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बातें वर्क करेगा। और जब हम उसको क्या नाम, मतलब आधी वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, हम वोल्ट में इनपुट कर रहे हैं, मैं सप्लाई क्या कर रहे हैं, हम जब इनपुट कर रहे होते हैं और पूरी फुल वाइंडिंग में से जब हम आउटपुट में सप्लाई ले रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बातें हम उसको यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेप चेंजर आमतौर पर लगाया जाता है। अब जब पता है फ्रेंड्स आपको टेप चेंजर का मतलब क्या होता है, जहां पे हम वोल्टेज को कम ज्यादा करके हम बाहर आउटपुट में ले लेते हैं। कहने का मतलब जैसे आपको चाहिए सिंगल फेज वोल्टेज में आपको 240 वोल्ट चाहिए होती है। जब आपको एक न्यूट्रल पॉइंट ले लेना है और एक क्या होता है, मैं टेप चेंजर की सहायता से हमें 240 वोल्टेज पे हमें सेट कर लिया जाता है। ओके, अब जैसे आप सेट कर लेते हो तो आपको 240 वोल्ट आउटपुट में मिल जाती है।
अगर आपको चाहिए 440 वोल्ट, तो आप वहां पे क्या करोगे, टेप चेंजर की सहायता से है आप वोल्टेज का मान के मतलब उसमें टेप चेंजर को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे या कम करते जाओगे तो उससे वोल्टेज में कम और ज्यादा परिवर्तन होगा। तो आपको जितने आउटपुट में वोल्टेज चाहिए आप उतना उस टेप चेंजर की सहायता से आप उसको में सेट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, पावर ट्रांसफॉर्मर। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या रहेगा, पावर ट्रांसफॉर्मर इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफॉर्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता रखना होता है मैं निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है जो आर्क वेल्डिंग, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक मल्टीमीटर को मापा, एक मल्टीमीटर डैश को मापता है। तो फ्रेंड्स आपको ये मल्टीमीटर के बारे में ध्यान रखना होता है कि मल्टीमीटर क्या करता है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध उपरोक्त सभी को ये मापता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अर्थ रेजिस्टेंस को डैश द्वारा मापा जा सकता है। अब आपको पता है फ्रेंड्स जब हम अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस को जब हम माप रहे होते हैं तो फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर विधि के द्वारा हम इसको माप सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये सीरीज आपकी चालू रहेगी कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो अपनी क्लास को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें। अपने AMR लाइव क्लास से IT चैनल को जितना शेयर करोगे फ्रेंड्स उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। मैं आपके साथ में लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।